गेम रहा ग्रुप स्टेज के लास्ट मैचेस में से 2 मैचेस में से एक मैच जो था वो था नेपाल वर्सेस कतर का। और इस मैच की पोस्ट मैच एनालिसिस लेकर आपके सामने हम हाजिर है कि आखिर 157 रन के अंदर जो एक जबरदस्त इनफॉर्म बैटिंग टीम थी वो आखिर किस तरह से 157 रन के अंदर पूरी टीम जो है वो ऑल आउट हो गई और उसे चेज कतर क्या आखिर क्यों नहीं कर पाया। इसके आंसर्स चलिए एनालिसिस के जरिए ढूंढने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करें तो कतर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का यहाँ पर फैसला लिया। टॉस उसमें अगर आप डिसीजन पे कहें तो कोई बुराई नहीं है, डेफिनेटली आप टॉस जीतकर पहले भी काफी मैचेस रहे जहाँ पर बॉलिंग मिली गई और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर रहा है। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहले अगर आपने फेस बाय फेस यहाँ पर नोट डाउन किया है तो उसके बारे में जरूर बताइएगा। नहीं जरूर, देखिए 40.3 ओवर तक तो नेपाल की बैटिंग गई थी, यानी 2 फेस ही रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर पहले फेस की बात करें पावर प्ले 1 की 1 से 10 ओवर में तो यहाँ पर 46 रन बने थे, जी हाँ, और 2 विकेट इस बीच गिरे इस फेस में। और उसके बाद पावर प्ले 2 की बात करें तो 110 रन बने और 7 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को हुआ। तो ये इसी फेस में ऑलमोस्ट जी हाँ बैटिंग खत्म हो गई, लेकिन तो और पहले खत्म हो गई थी, लेकिन कुछ और एक प्लेयर एक पार्टनरशिप ने थोड़ा सा और बढ़ा दिया इसे और 40.3 यानी कि डेथ फेस की 3 बॉलें सिर्फ वहां तक नेपाल पहुंच पाई और 1 रन बनाया 41 to 50 ओवर को अगर हम जोड़े, क्योंकि 3 बॉलें खेल ली थी नेपाल ने 41वें ओवर की, इसलिए वो डेथ फेस में गिनाया जाएगा। और 1 रन बनाया और 1 विकेट वहां पर टीम ने गंवा दिया। और इसी के साथ टीम ने डॉट बॉलें भी इसी बीच 141 डॉट बॉलें खेली जो कि 40.3 ओवर में इनके टोटल हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये रहा फेस बाय फेस हाल। अगर आप शुरू का फेस देखेंगे 46 रन पे 2 विकेट, तो चलिए अर्ली ब्रेक थ्रूज का सामने टीम को मिला, लेकिन फिर भी यहाँ से उभर सकते हैं। लेकिन सेकंड हाफ में सारा मामला खराब हो गया और सारे बैट्समैन एक के बाद एक पेविलियन यहाँ पर लौटते चले गए। वैगनविल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डेफिनेटली इतना ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम रहा नहीं कि वैगनविल वाइज आपको समझाने की कोशिश करें किस डिपार्टमेंट के एरिया में ज्यादा रन मारे, इसीलिए वैगनविल कहीं ना कहीं हमने इस मैच में एक्सक्लूड किया है। और जब वापस से सेमीफाइनल और फाइनल्स में या फिर कोई भी मैच होता है जो स्कोरिंग वाले गेम्स होते हैं उनमें वापस से इंक्लूड करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें बैटिंग की, जी हाँ, बैटिंग की अगर बात करें तो आज यहाँ पर शुरू से ही कोई भी विकेट आज चला नहीं। रन जो है ऐसा लग रहा था कि आज आप एक बैटिंग में बैड डे के तौर पर आप कह सकते हैं, या फिर आज एक कोलैप्स के तौर पर आप कह सकते हैं, या फिर हो सकता है कि चलिए वो कहते हैं कि एक बैड डे जरूर रहता है, वो आज कहीं ना कहीं था, या फिर एक कोलैप्स देखने को मिला। लेकिन हाँ, एक आध विकेट ऐसे जरूर हैं जो डेफिनेटली कोलैप्स कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो आपने खुद जबरदस्ती अपनी तरफ से खराब कर दे दिए। एंड भीम शार्की का जो शॉट था डेफिनेटली आप सबने देखा ही होगा, वो बिल्कुल भी अननेसेसरी था, वो जरूरी था। और भीम शार्की खुद वो शॉट नहीं खेलते हैं, और इतनी बेहतरीन एक उन्होंने खेली, ऑलरेडी काफी इंप्रेस वो कर चुके हैं, तो भीम शार्की से कम उस शॉट की एक्सपेक्टेशन वहां पर नहीं थी। कुशल मुर्तेल को जो आउट किया गया एंड उसमें बॉलर का हाथ था। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप बॉलर आपका विकेट ले तो चलिए समझ में आता है कि आप खुद अपना विकेट मत दीजिएगा डेफिनेटली। एंड कुशल मुर्तेल वाले विकेट पे बॉलर का कैसे हाथ था आप जरूर समझें। नहीं जरूर, देखिए आप देखेंगे तो अगर हाथ नहीं होता, अगर वो रन बचाने के लिए जाते तो वो मिड विकेट को सर्कल पे खड़ा करते, लेकिन बॉलर का साफ इंटेंशन था, प्लान था कप्तान का भी कि भाई हमें शुरुआती विकेट चाहिए, तो बॉलर ने एक प्लान बनाया, मिड विकेट को आगे रखा और मिड भी ऊपर की तरफ था। उसके बाद उन्होंने आगे बॉल कराई, कुशल मुर्तेल को इनवाइट किया कि आप ड्राइव के लिए जाएं, ड्राइव खेलें। अगर डे होता तो वो सीधा कहीं और निकल जाता, या ऊपर से भी निकल, बिल्कुल सही कहा आपने, ऊपर से चली जाती, मिड विकेट के ऊपर से वो टपा देते, लेकिन वो सीधा हाथों में चली गई। वो बहुत एक अच्छा प्लान हम कहेंगे वहां पर हमें देखने को मिला, जो एग्जीक्यूट किया कप्तान ने और खासकर बॉलर ने जिस तरीके से फील्डिंग प्लेसमेंट लगाई उसमें पूरी तरीके से फंस गए। वो बॉलर की जीत थी बजाय कुशल के, हम कहेंगे गलती के नहीं, वो बॉलर की काफी ज्यादा जीत थी उस विकेट पे। अगर जी हाँ, कुशल मुर्तेल के विकेट में आपको डेफिनेटली बहुत क्रेडिट देना होगा, लेकिन उसके बाद जो रहे हैं विकेट्स उसमें नेपाल के बैट्समैन ने काफी हेल्प जरूर की है। ऐसे हम कहेंगे ज्यादा हार्श यहाँ पर होंगे नहीं बैटिंग में, क्योंकि एक ऑफ डे है। देखिए गलती सब करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वही गलती दोबारा हो जाए तो फिर गुंजाइश नहीं होती, तो फिर उस पर डट कर बात होनी चाहिए कि गलतियां कहाँ हुई है कहाँ हुई है। ये पहली बार इस तरह की गलती फर्स्ट बार हुई है, फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इसमें हार्श होने की जरूरत नहीं। बस वो एक विकेट भीम शार्की का वो शॉट एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था, उसको आप ट्राई ना करें तो बेहतर है। आप अपना नेचुरल गेम खेलिए, क्या शानदार आप खेलते हैं, रन नहीं है जी, अपने रन आप बना रहे हैं, कई बार टीम को मुसीबत से निकाल चुके हैं, उस इस तरह के शॉट से सेमीफाइनल में बचिए। ये एक अच्छी चीज रही नेपाल के लिए कि ये कोलैप्स वाला डे कह लें, आप बैड डे कह लें, या फिर बहुत ज्यादा
कहीं ना कहीं फ्री महसूस करना कह ले, ये सब एक सेमीफाइनल से एक दिन पहले हो गया, एक मैच पहले हो गया, वो भी तब जब आपको पता है कि आप सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं पहले ही पहुंच चुके हैं। तो ये अच्छा रहा, एक वेकअप कॉल के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। तो बैटिंग में जरा बात करने यहाँ पर नहीं करेंगे, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहली गलती थी, तो उस पहली गलती में आपको एक्सक्यूज मिलना चाहिए, बस सतर्क जरूर रहिए। ये आउट है और भीम और कुशल डेफिनेटली आप दोनों जो आउट हुए हैं, डेफिनेटली ये भीम आप अपने बहुत ही खराब शॉट गलती की वजह से आउट हुए, और कुशल आपको बॉलर ने बहुत ही आसानी से आपको ललचाकर ट्रैप कर दिया। इस चीज से डेफिनेटली बचना होगा। तो बैटिंग कार्ड में यही हाल रहा, कुशल पुर्तेल 2 रन, आसिफ 19, भीम शार्की 6, रोहित पटेल 27 आउट थे नहीं जी हाँ, रोहित पटेल की अगर बात करें अगर वो वही तो फिर वही प्रॉब्लम आती है, अंपायरिंग बहुत खराब रही है। कल भी एक हमारे लिए उठाया था वो चीज, और आज भी अंपायरिंग डेफिनेटली बहुत खराब रही है, और एसोसिएट्स में सिलसिला लगातार जारी नहीं। हमने देखा है कि इसी टूर्नामेंट में कितनी ज्यादा एरर हुई है अंपायरिंग की। देखिए आप मलेशिया के खिलाफ वो रन आउट दे दिया गया, वो तो थर्ड अंपायर ने दे दिया, ये बड़ी हैरानी होती है। नहीं दिया जबकि वो था, बिल्कुल सही कहा आपने, जी हाँ माफ कीजिएगा, वो नहीं दिया, वो था वो रन आउट, तो थोड़ी हैरानी जरूर होती है। पर वो नॉट आउट थे, क्लियर था, विजिबल था, ये दिख रहा था वहां पर। लेकिन खैर वो अंपायर है, उनके खिलाफ आप नहीं जा सकते उनसे ज्यादा। उसके बाद आप देखिए सोमपाल कामी का मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कोई छोटी सी चीज, ये ऊपर ट्राई किया, या आपको क्या लगता है कि अब शायद उन्हें बैटिंग ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर नहीं एक ट्राई के तौर पर था कि नहीं यार कतर के खिलाफ मैच था, थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं कुछ नया, या फिर नहीं शायद होगा ये कोच के दिमाग में कि क्यों ना एक और हम बैटिंग डेप्थ तक लेके जाए और एक बॉलिंग ऑलराउंडर से सोमपाल कामी को हम बैटिंग ऑलराउंडर सोमपाल कामी बनाएं। बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं शायद माइंड में चल रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली आज के डेट में अगर बात करें तो डेफिनेटली वो एक ट्राई के तौर पर था। चलिए सोमपाल कामी को भेजते हैं, थोड़ी सी पार्टनरशिप चिप इन हो जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा, शायद यही माइंड में रहा होगा। आज की डेट की बात करें, ये बैटिंग ऑलराउंडर वाली बात, ये तो आप कोच साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, और हमें आने वाले मैचेस में खास करके बायलैटरल सीरीज वगैरह जब होगी तब हमें देखना पड़ेगा कि क्या सोमपाल कामी का डाउट ऊपर कर उन्हें बैटिंग ऑलराउंडर बनाने की तरफ कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है। अगर ये होता है तो फिर हमें जाकर कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी इस चीज की। लेकिन फिलहाल आज की डेट की बात करें तो डेफिनेटली उन्हें ऊपर भेजा गया ताकि कुछ रन्स वगैरह करके पार्टनरशिप थोड़ी सी बिल्डअप होकर इस मैच को जो है पीछे तक ले जाएगा, अच्छा स्कोर कम से कम मिल जाए। लेकिन वहां अगर जो है सफलता नहीं मिली, लेकिन नीचे जाकर जरूर मिली है, जहां संदीप लामीचांद ने आज वापस से अपने बैट से यहाँ पर कारनामा किया है। याद दिला दी आसिफ जैसे संदीप की वो जो पार्टनरशिप हुई थी यूएई में, उसकी एक झलक आज वापस देखने को मिली है। ललित आउट हुए लेकिन संदीप स्टैंड टॉल वहीं पर बने रहे। 50 नहीं हुई उसका थोड़ा अफसोस जरूर रह गया है। नहीं जरूर बहुत शानदार खेले हैं। देखिए 111 पे 9 विकेट, यहाँ नेपाल था इस हाल में था और वहां से इन्होंने निकाल कर पहुंचा दिया। और हमने कहा भी था अपने जब वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के मैचेस चल रहे थे, जब संदीप 25-25 बना रहे थे, तब हमने कहा भी था कि आगे संदीप बैटिंग कहां से सीख के आए हैं, ऐसी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बेहतर बैटिंग कर रहे हैं, जो चाहिए आज की मॉडर्न क्रिकेट में, यही चाहिए। देखिए आखिर काम आया ना। बिल्कुल हाँ यार, ये आपने सही कहा। ये फिर मैं आप कंटिन्यू करिएगा, मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, आपको डाउन देखना होगा। अब अगर जिस कुछ शॉट्स ऐसे रहे हैं, संदीप के कुछ शॉट अच्छे रहे, बड़े देखने में बड़ा जबरदस्त, कुछ शॉट ऐसे रहे हैं जो आप कह सकते हैं कि हाँ रन्स आ गए बस। लेकिन ये दिक्कत ये है कि आपको डाउन भी देखना, इस डाउन पे नहीं चल 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन ओपनर्स या 4 डाउन, बस ये जो 4 डाउन तक यहाँ तक के प्लेयर्स अगर कैसे भी अजीब मार कर रन्स ले रहे हैं और अपना विकेट गवा दे रहे हैं, क्रूशियल स्टेजेस पे खराब शॉट खेल रहे हैं, तो वहां पर एक्सक्यूज नहीं बनता। लेकिन इतने नीचे आकर अगर आप टीम को कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं, बस वो काफी है, कैसे भी आए वो मैटर नहीं करता। हाँ अब आप कंटिन्यू। नहीं जरूर, देखिए अब काम आया ना, जो हम पिछले 1-1.5 साल से लगातार बोल रहे थे, जो सुन रहे थे हमें, उनको याद होगा कि नीचे तक बैटिंग चाहिए। आज सोमपाल कामी को हम कहते थे, करण केसी को कहते थे, बैटिंग वगैरह होनी चाहिए। देखिए अब गुलशन झा आ गए हैं बीच में, सोमपाल अच्छा करने लगे हैं, करण भी बैटिंग कर लेते हैं। यहाँ संदीप को यहाँ अचानक क्या हुआ जो रन बनाने लगे, अचानक नहीं है, मेहनत है जो कोच और कप्तान मिलकर कर रहे हैं, टीम मिलकर कर रही है। उन्हें लग रहा है कि यार जरूरत है, अब खाली हम 2-3 बल्लेबाजों पर निर्भर करेंगे और नीचे आके पूरा गायब, पूरा खत्म, फैंस हमारी उम्मीद खो देंगे कि अरे 60 पे 5 हो गए, अब तो नेपाल गई। लेकिन अब बदल गया है, पिछले 10-15 मैचों से ये नहीं है। लास्ट तक वो तो आसिफ और संदीप ने करके दिखा दिया हमें कि 7 विकेट गिर गए, लेकिन नहीं, उम्मीद ही खत्म नहीं हुई, जिता के लेके चले गए वो सीधा। तो ये बहुत अच्छी चीज हमें अब देखने को मिल रही है इस साल से, जब से नए कोच और कप्तान चुने गए। ये बहुत बेहतर है, लड़के आ रहे हैं, प्लेयर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, लेकिन रन्स
बड़ा बहुत बेहतरीन रन बना रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे कि हमने एक स्ट्रेंथ वाला वीडियो भी आपके सामने प्रेजेंट किया था प्रीमियर कप से पहले, उसमें भी हमने ये चीज कही थी कि इस टीम की स्ट्रेंथ वही है कि अगर आज 3 चले गए बाकी 3 परफॉर्म करेंगे, 5 चले गए बाकी 6 परफॉर्म करेंगे, 7 चले गए बाकी 4 परफॉर्म करेंगे। ये आपने सुना भी होगा, 3-4 बार रिपीट कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज भी एक और एग्जांपल देखने को मिला, लेकिन अभी भी संदीप और आसिफ की जो वो इनिंग थी 73 के 7 से मैच जिताने की, वो डेफिनेटली अभी भी हमारी सबसे बेहतरीन इनिंग, हमारी कम से कम फेवरेट रहेगी संदीप की। भले यहाँ पर नंबर ज्यादा हो, लेकिन वो इनिंग बहुत शानदार रही थी। खैर, क्योंकि वो अवे में भी थी और कंडीशन इससे ज्यादा टफ वहां पर थे। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, कतर ने डेफिनेटली कुछ प्लेयर्स की अगर बात करें, कुछ खराब शॉट जरूर रहे हैं नेपाल के बैट्समैन के लिए। जैसे हमने पहले कहा कि एक पहली गलती है, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाथ हम हुए नहीं और उनके बारे में ज्यादा बात की नहीं, क्योंकि चलिए अगली गलती पे फिर इस पे बात जरूर होगी। लेकिन यहाँ पर बॉलर को आप कितना क्रेडिट देंगे कतर के? नहीं, जरूर देखिए कैसी नहीं अच्छी। देखिए अगर आप कहें तो बॉल वहीं डाली है, फिल्टर भी वहीं पाए हैं। अगर आप देखें आसिफ शेख का विकेट देखेंगे आप, तो कतर के बॉलर ने अच्छा रखा है, उन्हें याद है, उन्हें मालूम है कि शॉर्ट बॉल डाल रहा हूं मैं तो प्लेयर है या नहीं मेरा वहां पर, फाइन लेग में मेरा प्लेयर है या नहीं, डीप स्क्वायर लेग में मेरा प्लेयर है या नहीं, तो उन्हें याद है। तो उन्होंने उस प्लान के हिसाब से बॉलिंग कराई और आसिफ शेख का विकेट उन्हें मिला। वहीं आप देखेंगे सोमपाल कामी को और एक देखिए कुशल गुरतेल को कि भैया मैं आगे डाल रहा हूं तो मेरा मिड विकेट आगे है या नहीं, या मैं बिना सर पैर की बॉलिंग करा रहा हूं कि मिड विकेट को मैंने पीछे लिया हुआ है और मैं आगे आगे बॉल कराया जा रहा हूं, पैरों में बॉल डाल रहा हूं तो कम से कम मिड विकेट आगे होना चाहिए। वो हमें कतर का देखने को मिला। सोमपाल कामी ने जो शॉट खेला वो भी एक शॉट, इतनी शॉर्ट बॉल नहीं थी लेकिन ठीक ठाक हाइट पर थी, उन्होंने भी खेला, वो भी स्क्वायर लेग में कैच दे बैठे। तो बॉलर्स ने वहां बॉल बहुत अच्छी डाली है जहां पर प्लेयर डायरेक्टली मौजूद हो। ऐसा नहीं कि हवा में बॉल डाली है और बॉल कहीं और जा रही है और रन कहीं और से बन रहे हैं, ऐसा हमें कतर की तरफ से नहीं देखने को मिला। तो क्या आप कह सकते हैं कि बॉलिंग में कतर ने एग्जीक्यूशन बेहतर किया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया सिंपली कि अगर मान लीजिए आपने फिल्टर ले रखा है लेग साइड पर और आप जबरदस्ती ऑफ पे डाले जा रहे हैं, तो फिर ये चांसेस क्या बनेगा? आपको लेग स्टंप पे प्लेयर को खिलाना होगा, तभी तो वो कहीं शॉट लगाए, फिर इतनी ऊंचाई बॉल रखनी होगी कि वो कम से कम इस तरह से पुल करे या शॉट लगाए, तब जाकर लेग साइड पे आपके उस फिल्टर के पास कैच जाएगा। तो एग्जीक्यूशन काफी बेहतर जरूर रहा है, उसका क्रेडिट आप कतर के बॉलर्स को देना होगा कि उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग जरूर कराई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चलते हैं चेज की तरफ। चेज में हम पहले फेज बाय फेज जानते हैं, फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 157 रन का टारगेट भी कतर आखिर क्यों नहीं चेज कर। नहीं, जरूर देखिए अगर हम बात करें पावर प्ले 1 की 1 से 10 ओवर में, तो वहीं पर ऑलमोस्ट मैच का दी एंड हो गया। 32 रन 4 विकेट, जी हाँ 4 विकेट टीम ने गंवा दिए। उसके बाद दूसरे फेज में ये मैच खत्म हो गया 25.1 57 रन टीम ने दूसरे फेज में बनाए 11 से 40 ओवर के बीच में, और 6 विकेट जो बचे थे वो पूरे की पूरी टीम 89 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बिल्कुल, और 87 डॉट बॉल्स यहाँ पर वो खेल लिए। अब बॉल्स की अगर मैं बात करूं तो 126 बॉलों में पूरी कतर की टीम ने 126 बॉलें कहीं ना कहीं खेली है। लीगल डिलीवरीज की अगर मैं बात करूं उसमें 151 151 बॉल यहाँ पर खेली है, उसमें से 87 डॉट बॉल्स हमने खेल दी है उस टारगेट को चेस करने के लिए जो आपके सामने था सिर्फ 157 स्कोर का। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि बॉल 1 से, जी हाँ बॉल 1 से ही उनके बैट्समैन जो है वो प्रेशर में नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा था, अरे यार ये नहीं होने वाला, ये इतना ट्रिकी है, वो है। उनकी बॉडी लैंग्वेज पता चल रहा था वो प्रेशर में, इतना ज्यादा प्रेशर है उन्होंने अपने ऊपर हावी होने दिया। और उसके बाद उनके शॉट्स वगैरह कुछ अच्छी डिलीवरीज भी बॉलिंग में बात जरूर करेंगे कि बॉलिंग में आखिर नेपाल के सर की बॉलिंग कराई है, खास करके संदीप और सोमपाल ने। लेकिन उससे पहले जो प्रेशर बॉडी लैंग्वेज पे दिख रहा था वो उनके शॉट्स में भी दिख रहा था और उनके फुटवर्क में भी दिख रहा था। इतना खराब फुटवर्क कतर के बैट्समैन ने दिखाया है कि यकीन नहीं हो रहा कि ये वो कतर है जिन्होंने पहले मैच में ओमान के खिलाफ काफी प्रॉमिसिंग स्टार्ट दिया था। वो मैच जरूर हार गए थे लेकिन एक प्रॉमिसिंग लगा था कि ये कतर कुछ बेहतर करेगा, लेकिन वो देखने को मिला नहीं। एंड क्या कहेंगे आप बैटिंग को आज देखकर? ना फुटवर्क, बॉडी लैंग्वेज में पहले से प्रेशर है, बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि 357 चेस करने बैठे हैं ना कि 157। नहीं जरूर, बिल्कुल देखिए कहना होगा कि सामने वाली टीम ने बॉलिंग बहुत बेहतरीन कराई है। नेपाल की हम कह रहे हैं बात, बिल्कुल बहुत शानदार बॉलिंग भी उन्होंने कराई है, लेकिन आपने एक बात सही कही, फुटवर्क यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला। जीरो वही जम के वहां खेलने की कोशिश कर रहे हैं और
उड़ा के मारने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो विकेट गिरा था, जो शायद ललित राजवंशी ने लिया था, जी हाँ उन्होंने वो विकेट लिया था, तो सीधा उठाने की कोशिश की, यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहे हैं और आसान सा कैच यहाँ पर पकड़ा गया पॉइंट और कवर के एरिया में जब बॉल ऊपर गई तो बहुत आसानी से कहना होगा कि नेपाल की बॉलिंग ने काफ़ी आसान बना दिया कि कतर के बैट्समैन को क्या इन्हें आउट करना बहुत आसान है। वो नेपाल की बॉलिंग ने बेहतरीन तरीके से, और ऊपर से आपका कोई फुटवर्क है नहीं तो उन्हें और मौका मिल गया कि चलो यार इनका फुटवर्क भी नहीं है, इन पर आखिर क्यों ना चढ़ा जाए। बिल्कुल, सबसे सिंपल सी बात है कि आप स्पिन खेलना चाह रहे हैं, वो भी ऐसे स्पिन सामने से, और आपका फुटवर्क जो है वो जीरो नजर आ रहा है। बस क्लियर है कि कतर के बैट्समैन इस स्कोर को चेस क्यों नहीं कर पाए। इसका दो ही स्टेटमेंट में आपको आंसर क्लियर हमने बताया, आपको वापस रिपीट कर देते हैं। सबसे पहली बात, बॉल 1 से आप उनका बॉडी लैंग्वेज एक बार पढ़ के देखिए, आपने मैच देखा ही होगा, फिर भी आप एक बार बॉडी लैंग्वेज पढ़ के देखिए, बॉल 1 से ऐसा लगेगा वो 357 चेस करने जा रहे हैं, ना कि 157। और दूसरी बात, फुटवर्क के नाम पर कुछ भी नहीं था। आप स्पिन खेलने जा रहे हैं और आपका फुटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है। पेसर्स को भी आप खेल रहे हैं जो सटीक स्टंप टू स्टंप लाइन रख रहे हैं, आपका फुटवर्क एकदम नजारा है, वहीं खड़े होकर हाँ भैया मेरे पास बल्ला नहीं है, सिर्फ डंडे 3 है, आके बस यही हाल था कतर के बैट्समैन का। लेकिन बॉलिंग भी बेहतरीन करानी थी, 157 रन डिफेंड करना इतना भी आसान नहीं था। एंड बॉलिंग एनालिसिस के बाद नहीं जरूर देखिए, अगर हम बात करें, मैं चाहूंगा आज सोमपाल के बारे में थोड़ी ज्यादा बात की जाए। संदीप की बात तो हम करते ही रहते हैं, संदीप पे भी आएंगे, लेकिन पहले सोमपाल का स्पेल कैसा रहा? वाकई शानदार स्पेल रहा है, खासकर जो इमाल को उन्होंने बॉल डाली थी एक पड़ी, और वो बॉल जो हुए जिस तरीके से गैप ढूंढा ज्यादा गैप था नहीं वहां पर, लेकिन जितना भी हल्का सा भी गैप मिला, सोमपाल कामी ने आज बेहतरीन बॉलिंग रखी है। और उसके बाद यहाँ पर हमें कहना होगा दूसरा विकेट जो उन्होंने लिया, जो बोल्ड हुए मोहम्मद तनवीर की हम बात कर रहे हैं, वो भी उनको भी स्टंप टू स्टंप रखा, बॉल पड़ने के बाद इतनी ज्यादा उठी नहीं जितना शायद तनवीर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उठी थी ठीक ठाक, इतनी नहीं। लेकिन हाँ रियलिटी में अगर वो बॉल जहां पड़ेगी उतनी उठेगी, उतनी वो उठी नहीं थी, तो वो भी वहां पर बोल्ड हुए और देखते रह गए कि आखिर ये बॉल इतनी शानदार कहां से पड़ी। और बहुत अच्छी आज मूवमेंट भी थोड़ा मिल रहा था सोमपाल को, अच्छा टप्पा उन्होंने रखा था। आज के डे में बिल्कुल बहुत बेहतर रहे सोमपाल कामी की जो बॉलिंग रही है आज, वो बहुत बेहतरीन रही। आज स्टार्टिंग में भी आज उन्हें विकेट मिले नई बॉल से, बिल्कुल। और इसमें जैसे हमने पहले भी कहा, आपको पहले ही कहा कि इसमें जो कतर के बैट्समैन का फुटवर्क है उन्होंने भी बहुत हेल्प किया सोमपाल कामी का। सोमपाल कामी की लाइन अच्छी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लाइन भी तो अच्छी होनी चाहिए। अब फुटवर्क आप मान लिया फुटवर्क नहीं है, तो अगर आपकी ये आप खेल रहे हैं और आपका फुटवर्क आप यहीं पे खड़े हैं, तो अगर बॉल यहाँ नहीं आएगी बल्कि यहाँ जाएगी तो फिर बॉल्स को विकेट तो मिलेगा नहीं। इसका मतलब है कि सोमपाल ने लेंथ भी, लाइन भी बहुत अच्छी रखी है, और उसमें कतर के फुटवर्क ने तो बहुत ही ज्यादा 4 चांद लगा दिए। एंड संदीप का स्पेल, हाँ, क्या नहीं क्वालिटी मुझे समझ नहीं आता संदीप के स्पेल के बारे में बात क्या करनी है, क्या बात करेंगे आप? ये नॉर्मल ऑफिस में जैसे नॉर्मल वर्किंग डे होता है वैसे ही, बिल्कुल सुपरस्टार है वो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और नहीं खेल पाना इतनी हैरानी नहीं है कि संदीप को आप नहीं खेल पा रहे, अच्छा नहीं खेल पा रहे, बिल्कुल स्कॉटलैंड, नामीबिया, ओमान ये सब नहीं खेल पाते तो सॉरी, लेकिन आप अभी खेलने के लिए तैयार नहीं है, ये डेली क्रिकेट कहेगा कि कतर अभी भी फिलहाल इस ऐसे बॉलर को खेलने के लिए तैयार नहीं है। संदीप कहाँ, और कहना होगा यहाँ डायरेक्ट हम बोल रहे हैं, जी हाँ, कोई समझेगा कि आप कतर को बहुत छोटा बोल रहे हो या कतर को ये कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आज एहसास दिला दिया नेपाल ने, जैसे यूएई ने एहसास दिलाया था बाकी टीमों को, अभी आप कहीं के नहीं हैं, आप बहुत छोटे हैं, जाके काम करिए और मेहनत करिए, वापस आइएगा। एग्जैक्टली नेपाल ने भी आज यही करके दिखाया, आप बहुत छोटे हैं, अभी जाइए काम करिए, बैटिंग में बहुत काम करिए, फिर आइएगा हमारी बॉलिंग खेलने के लिए, जो कि बहुत एक्सपीरियंस बॉलिंग है हमारी, अभी होती चली जाए। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं कंप्लीट एनालिसिस रहा आज के मैच का। तो जहां डेफिनेटली इसने पहले ही कहा कि बैटिंग की जहां तक बात है, तो बैटिंग में आज आप एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं, तो ज्यादा हाश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये गलती एक बार हो, ठीक है, अगर वही गलती दोबारा होती है तो फिर वहां पर सवाल भी उठते हैं, कंसर्न भी उठते हैं, और उस पर कहीं ना कहीं हेल्दी क्रिटिसिज्म भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो डेली क्रिकेट लगातार करता है और हमेशा वो चीजें आपके सामने पॉइंट आउट करता रहेगा। आज में भी बैट डे भी हमने आपके सामने रखा कि कुशल गुरतल और भीम शार्की का विकेट वो बॉलर्स ने नहीं लिया, वो कोलैप्स में नहीं आता, वो बैट डे में भी नहीं आता, वो उनकी खुद की गलती और बॉलर्स की कहीं ना कहीं बेहतरीन एक एग्जीक्यूशन था जो उनका विकेट उन्हें मिला था। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, और बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस और अपडेट्स आपके सामने लगातार प्रीमियर कप की हम ला रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना, बाय।